Namaste to all. Myself JVN Dr. Suman Shekhawat, Department of Kaya Chikitsa, Faculty of Ayurvedic Sciences, Jayoti Vidyapit, Province University, Jaipur. Today we will be discussing about bronchitis. In previous session, we have discussed about Parkinson's disease. I hope you all understood that session. If you feel any problem with this session, uh, you can mention it in comment box. Today we will discussing about bronchitis. This is our respiratory system. You can see in this slide. Nasal cavity, oral cavity, larynx. This is our trachea. This is bronchis. Bronchus जो है right और left आगे further dividation हो जाता है bronchis में. ठीक है. These are our lungs. और आगे जो bronchis हैं primary, secondary, tertiary. और उसके बाद में these are our alveoli. ठीक है. And these are bronchiolar muscles. अगर हम इसके डेफिनेशन देखें कि क्या जो है ब्रोंकाइटिस को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले ब्रोंकाइटिस इज इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स. यहाँ पे ब्रोंकाइटिस आइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन को बताता है और ब्रोंकाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई. ठीक है. ब्रोंकियल ट्यूब्स का जो इन्फ्लेमेशन है उसे ब्रोंकाइटिस कहा जाता है. ठीक है. More specifically, bronchitis is when the lining of the bronchial tubes become inflamed or infected. Bronchitis is caused by जो ये इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकाइटिस ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है इसका वायरस की वजह से भी हो सकता है. अगर हम इन्फेक्टिव कॉजेज की तरफ जाएं तो वायरस हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है एंड अदर पार्टिकल दैट इरिटेट द ब्रोंकस और म्यूकस लाइनिंग. जो भी दूसरे इस तरह के पार्टिकल्स हैं जो कि जो है इसको इरिटेट करते हैं ब्रोंकस और म्यूकस लाइनिंग को इरिटेट करते हैं. इरिटेंट्स की वजह से भी ब्रोंकाइटिस हो सकता है. अगर यहाँ हम नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस की तरफ जाएं कि किस तरह के इसके टाइप्स हो सकते हैं, तो देयर आर टू टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस, acute bronchitis and chronic bronchitis. Basically it is based on days और वीक्स और मंथ्स कि कितना समय कितने दिन पुराना है, हफ्तों पुराना है या महीनों पुराना है. इसके अकॉर्डिंग इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि अक्यूट होगा या फिर क्रॉनिक. तो यहाँ पे अगर हम अक्यूट ब्रोंकाइटिस की तरफ जाएं तो अक्यूट ब्रोंकाइटिस इज अ शॉर्टर इलनेस that commonly follows a cold or viral infection such as the flu. Acute bronchitis usually last a few days or few weeks. ठीक है. कुछ दिनों का और कुछ हफ्तों का हो सकता है. अगर हम chronic bronchitis की बात करें, it is characterized by a persistent mucus producing cough on most days of the month, 3 months of a year for 2 successive years in absence of secondary cause of the cough. जब कफ का कोई दूसरा कारण नहीं है और पेशेंट को लगभग 2 सालों तक हर साल में लगभग तीन महीना तक पेशेंट को जो होता है ना कफिंग रहता है, तो ये और परसिस्टेंट म्यूकस प्रोड्यूसिंग कफ पेशेंट को जो होता है ना मोस्ट ऑफ द डे महीने में ज्यादातर दिनों में ही उसको खांसी जो है म्यूकस प्रोड्यूसिंग कफ पेशेंट को रहता है कि गीली खांसी पेशेंट को आती रहती है, बलगम पेशेंट को आता रहता है खांसी के साथ में. और उसके अलावा हर साल के अंदर लगभग 3 महीने ऐसी स्थिति रहती है, तो इसको हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कंसीडर करते हैं. अब यहाँ पे अगर हम देखें कि किस तरह के इटियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं इसके और किस तरह के इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं डिजीज के, तो यहाँ
जो है स्मोकर्स, स्मोकिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर है इसका। इसके अलावा पीपल हु आर एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ सेकेंड हैंड स्मोक, दो तरह की चीजें देखने को मिलती है, एक तो एक्टिव स्मोकिंग और दूसरा जो है वो पैसिव स्मोकिंग। अगर पेशेंट इस तरीके का है कि पेशेंट को जो है कोई और घर में जैसे स्मोकिंग करता है, किसी के हस्बैंड स्मोकिंग करते हैं और वाइफ जो है वो पैसिव स्मोकर है वहाँ, तो ये वाइफ को भी हो सकता है, क्योंकि एक्टिव स्मोकर जो खुद स्मोकिंग करता है उसको स्मोक 10% हार्म करता है, तो जो पैसिव स्मोकर है जो आसपास में जो बैठे हैं, ये जो मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं रहते हैं स्मोकर के साथ में, तो उनको लगभग 90% अफेक्ट करता है। तो people who are exposed to a lot of second hand smoke, people with weakened immune system, the elderly and infants, जो जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता है, जिनमें स्पेशली देखा जाए तो बड़े और बच्चों में, बूढ़ों में और बच्चों में जो है इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसी के अलावा GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर और डिजीज, पीपल हु आर एक्सपोज टू एयर पोल्यूशन, कि जो इस तरह के एरियाज में ज्यादा रहते हैं कि जहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, या एयर पोल्यूशन पोल्यूशन के एक्सपोजर में, जो स्पेशली एयर पोल्यूशन के एक्सपोजर में जो लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, ऐसे लोगों में ये केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, किस तरह की फिजियोलॉजी जो है वो देखने को मिलेगी पेशेंट को, तो देखते हैं हम कि सबसे पहले तो हाइपरप्लेजिया ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड इन ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, इंक्रीज इन गॉबलेट सेल्स, disappearance of cilia, ठीक है। इसके अलावा chronic inflammatory changes and narrowing of airways, greater resistance to airflow, increase work of breathing। अब हमारे जो किसी भी तरह का इरिटेंट या कोई पॉजिटिव फैक्टर, कोई इन्फेक्टिव एजेंट जैसे ही हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाता है तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिवेट होता है, उस पॉजिटिव फैक्टर को वहीं रोकने के लिए म्यूकस का सिक्रेशन जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह के जो लोग जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के एक्सपोजर में रहते हैं कि जो उनके लिए इरिटेंट का काम करता है, वो जो होता है रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है, या इरिटेंट जो है फ्यूम स्मोक, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो इन चीजों की वजह से जनरली जो होता है ना, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टिमुलेट होता रहता है और वो म्यूकस का सिक्रेशन करता रहता है उस इरिटेंट को जो रोकने के लिए, जिससे उस रिकरेंस को रोका जा सके, सिक्रेंस को रोका जा सके। तो ऐसी कंडीशन में एक स्टेज तक तो हमारे म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स जो होते हैं वो म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं, उसके बाद वो अपने नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाना शुरू कर देते हैं जिससे और ज्यादा मात्रा में म्यूकस का प्रोडक्शन किया जा सके, और जो होता है ना एक इरिटेंट है या जो पैथोजन है उसको रोका जा सके। तो इसलिए यहाँ पर हाइपोप्लेजिया डेवलप हो जाता है। हाइपरप्लेजिया मतलब नंबर ऑफ सेल्स का, सेम सेल्स का बढ़ना, ठीक है। तो वो हाइपरप्लेजिया म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स में देखने को मिलता है, गॉबलेट सेल्स जो होती हैं वो बढ़ जाती है यहाँ पे। क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी चेंजेस एंड नैरोइंग ऑफ एयरवेज, जो एयरवेज हैं उनमें इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा होता है ड्यू टू इरिटेंट और पैथोजन, ग्रेटर रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो, इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग, कि पेशेंट को ऐसी कंडीशन में कि बहुत ज्यादा म्यूकस का डिस्चार्ज हो रखा है या इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट जब सांस लेने की कोशिश करता है तो उसे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है एयर फ्लो के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ल्यूमन छोटा हो जाता है। हेलो। हाँ बेटा, अरे यार मैं वीडियो बना रही थी, बार बार कॉल आ रही थी। करूंगा क्या, मेरे वो वीडियो फिर उसमें फोन की घंटी बज जाती है ना, वीडियो सबमिट कराने में उनको फोन की घंटी नहीं बजा सकते ना ऐसे बार बार। हाँ तू जल्दी से बोल दे। हाँ हाँ, क्या बात है, सही बता।
क्या बात है, क्या बात है जी। बहुत अच्छा। अच्छा हुआ आज का एग्जाम। बढ़िया। अच्छा बढ़िया है, अब तुम आराम से खेल कूद सकते हो, मस्ती कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। बोलो, मेरा मेरा मैंने एक वीडियो टाइम फिक्स कर रखा है। मेरे, हाँ ठीक है, चलेंगे। मैंने वीडियो का फिक्स टाइम कर रखा है, प्लीज पापा को कॉल कर ले। ठीक है ना। ठीक है, मैं जैसे मेरा हो जाएगा मैं फिर करूँगी, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, ये वीडियो बन जाएंगे उसके बाद और बात करेंगे, ठीक है। हम लोग, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, हम पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। अगर पेशेंट को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस अगर पेशेंट को होता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर किस तरह की पैथोफिजियोलॉजी पेशेंट को देखने को मिलती है। कि एक तो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स जो होती हैं उनमें हाइपोप्लेजिया हो जाता है ड्यू टू रिकरेंट इन्फेक्शन, और ड्यू टू एक जो होता है ना रिकरेंट एक्सपोजर ऑफ इरिटेंट। ठीक है, कि बार बार जो भी इरिटेंट है, क्योंकि वो इरिटेंट और एलर्जन किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग हो सकता है। तो उसके एक्सपोजर में अगर किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है और वो उसके एक्सपोजर में बहुत ज़्यादा रहता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं उसको इरिटेंट को हमारे लंग के अंदर जाके और इरिटेट करने से रोकने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो म्यूकस प्रोडक्शन जो होता है वो वहाँ पे बढ़ जाता है, जिससे इरिटेंट को रोका जा सके। तो यहाँ यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरीके का जो है पैथोफिजियोलॉजी डेवलप होगी कि पेशेंट को हाइपरप्लेजिया हो जाएगा म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड में। गॉबलेट सेल्स जो होते हैं वो, नंबर ऑफ गॉबलेट सेल्स जो होते हैं, दीज आर आल्सो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड, ये इंक्रीज हो जाएंगे। और जो सिलियरी मूवमेंट होता है, सिलियाज इरिटेंट्स को या पैथोजेंस को अंदर जाने से रोकते हैं, तो वो जो होता है ना उसको बाहर की तरफ, जो सिलियरी मूवमेंट जो होता है, अगर बार बार इरिटेंट जो है और वो अंदर आने की कोशिश करता है तो उसको सिलियास के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये सिलियरी मूवमेंट जो होता है ये पेशेंट का डिस्टर्ब हो जाएगा ऐसी कंडीशन के अंदर। इन्फ्लेमेशन की वजह से एयरवेज में नैरोइंग देखने को मिलेगी और पेशेंट को जो होता है ग्रेटर रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिलेगा यहाँ। साथ में देखें तो हाइपोक्सेमिया एंड हाइपरकैप्निया, पेशेंट को ऑक्सीजन जो है सैचुरेशन रेट, पेशेंट को जो होता है ना एक एयर फ्लो रेजिस्टेंस की वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई पेशेंट को नहीं हो पाएगी। ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन की तो जो होता है ना डिक्रीज हो जाएगा पेशेंट के। और हाइपरकैप्निया, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो होता है वो CO2 का लेवल जो होता है वो पेशेंट को बढ़ जाता है ऐसी कंडीशन में। ब्रोंकियल्स आर क्लॉग्ड विद म्यूकस एंड पोज अ फिजिकल वैल्यू टू वेंटिलेशन। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाली कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन के अंदर जो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं उनके अंदर हाइपोप्लेजिया डेवलप हो जाता है, नंबर ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से जो हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं, हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं, वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ही जो होता है एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होता है और ग्रेटर रेजिस्टेंस जो होता है ना वो एयर फ्लो के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे टेंडेंसी टू हाइपोवेंटिलेट एंड रिटेन कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रीक्वेंटली पेशेंट रिक्वायर ऑक्सीजन इनहेलेशन बोथ रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को रेस्ट और एक्सरसाइज में जो होता है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, पेशेंट को ब्रीथलेसनेस होना शुरू हो जाती है। अगर यहाँ हम ब्रोंकाइटिस में
सिम्टम्स देखे, अभी हमने पैथोफिजियोलॉजी देखी, अगर हम साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं डिजीज में किस तरह के साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वी कैन सी इन दिस स्लाइड इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग ऑफ द ब्रोंकाई। ब्रोंकाइज के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, कफिंग खांसी होती है एज अ रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, प्रोडक्शन ऑफ क्लियर व्हाइट येलो एंड ग्रीन एंड ग्रे स्पूटम, shortness of breath, wheezing, fatigue, fever and chills, chest pain or discomfort, blocked to runny nose. These are the symptoms of chronic chronic ब्रोंकाइटिस। अगर हम डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की तरफ जाएं कि किस तरीके से डिजीज को डायग्नोसिस किया जाता है, तो हर डिजीज में पहले भी हमने इस बारे में डिस्कस किया है कि हिस्ट्री जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, क्योंकि ऐसा जो है अक्यूट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में पेशेंट को इरिटेंट या पैथोजन जो है या एलर्जन के एक्सपोजर की हिस्ट्री जरूर मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की बात करें तो सबसे पहले पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, पेशेंट का स्पूटम कल्चर, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, स्पाइरोमीट्री एंड हाई रिजोल्यूशन सीटी कंप्यूटेड tomography. These are the अगर हम डिजीज की मैनेजमेंट की बात करें किस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है, तो इसमें acute और chronic bronchitis में according to modern management, first of all antibiotics, these are effective for bronchial infection but not for viral infections. They may also prevent secondary infections. Cough suppressants, one must be careful not to be completely suppress the cough, for it is an important way to bring up mucus and remove irritants from lung. Bronchodilators, these are also very important. These open the bronchial tubes and clear the mucus. Mucolytic agents, these agents thin and loosen mucus in the airways, making it easier to cough up blood. Anti-inflammatory drugs, steroids are life-saving. They take 12 hours to work. So start early in severe cases. Systemic steroids are indicated in acute severe asthma, and inhaled steroids should be given for maintenance. In this session, we have seen respiratory system. You can see this. You can see in this slide. We have discussed about the definition of the disease, causative factor, sign and symptoms, diagnostic evaluation, and the management of the disease. Thank you so much. I hope you all understood this session. If you feel any kind of query with this session, please mention it in comment box. I will try to resolve it soon. Thank you.